Hello students, today we are going to start our next chapter in the science portion, that is the chapter number 4, carbon and its compound. Okay, so this chapter will come in board's portion over 6 marks. That will be okay. Total marks जो होंगे वो होंगे 6 marks in from this chapter. One question will be asked from 1 mark. Also one question will be asked for 1 mark, and one question will be asked for 2 or 3 marks. Also one question will be asked for 3 marks or 2 marks. Okay, so that will be your portions for the board. Okay, मे बी इसमें थोड़ा सा चेंजेस भी होगा क्योंकि ये ओल्ड ब्लू प्रिंट के हिसाब से मैंने लिखा है, तो शायद नई ब्लू प्रिंट के हिसाब से कुछ चेंजेस होगा तो वो मैं आपको बता दूंगा. Okay, so first of all we are going to start this chapter from the basic concepts of the carbon. तो पिछले सिलेबस में क्या था कि जब जीएसईबी वाला पुराना जो सिलेबस था तब आपका एक सबसे पहला एक चैप्टर आता था जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बात की गई थी, जिसके अंदर हम लोगों को ये बात की गई थी कि कार्बन यानी कि क्या होता है. तो सबसे पहले उसमें बताया गया था कि कार्बन जो है सब ऐसा माना जाता है कि हमारी अर्थ के ऊपर बनने वाला सबसे पहला जो एलिमेंट होगा वो होगा हमारा कार्बन, क्योंकि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी कार्बन प्रेजेंट है. जब हमारे जमीन के अंदर न्यूट्रिशन चाहिए उसके अंदर भी कार्बन चाहिए. ओके, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए भी कार्बन चाहिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड करना है, तो हम लोगों को तब जाके खाना मिलेगा, तब जाके हमको एयर मिलेगी. ओके, तो इस तरह से ऐसा माना जाता है कि कार्बन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है. अब ये कार्बन एलिमेंट जिस जिसके साथ जुड़ता है वो उसकी क्या बनाता है, कंपाउंड्स बनाता है. ओके, कार्बन जिस किसी के भी दूसरे एलिमेंट्स के साथ, उस कार्बन के अलावा दूसरा कोई भी एलिमेंट उसके साथ जुड़ेगा तो वो क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा. ओके, ये तो हम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट पता ही है. So that is the reason they formed a compound, and it is the chapter that we have to study. Okay, एक सेकेंड यहाँ पर. ओके, सो यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निकल एरर आ गई थी तो हमने रिसॉल्व कर दी है. ओके, तो ये जनरली हमारा चैप्टर है कि कार्बन और उससे बने हुए कंपाउंड्स. तो इसके रिगार्डिंग में हम लोगों को क्या क्या स्टडी करना है, तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक के अंदर सारी चीज़ें जो स्टडी करने वाले हैं वो होंगी. सबसे पहले स्टडी करेंगे वर्सेटाइल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन से बने हुए डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड. Then we are going to study about the saturated and unsaturated carbon. Then we are going to study about different types of carbon structure. So these are the basic studies that we have to going to study in this chapter. Okay, so let us start our chapter with the basic definitions of carbon compounds. So carbon compounds are the compound that contains the carbon as one of their constituents elements. यानी कि जिसके अंदर कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स कहते हैं. एक कंपलसरी कार्बन का एलिमेंट तो होना ही चाहिए, तभी उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स कह सकते हैं. So there are lots of carbon compounds present in the atmosphere or present in the chemical formulation. So these are the carbons compound, that one is divided into the organic compound and second one is divided into the inorganic compound. अब organic compounds generally क्या होते हैं, जिसके अंदर कार्बन जो होते हैं उसके अंदर देखो क्या होते हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एक्सेप्ट ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट्स, साइनाइड्स और मेटालिक कार्बाइड्स जिसके अंदर नहीं होते. ओके, उसके अंदर सिर्फ यही चीजें होती है, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं. अब इस तरह के इनऑर्गेनिक कंपाउंड होती है जिसके अंदर क्या होते हैं, नॉन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, जिसके अंदर कार्बन जो होते हैं वो प्योर फॉर्म के अंदर हम लोगों को देखने को नहीं मिलते हैं. अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसके अंदर दो टाइप्स के फिर से डिवाइड करते हैं हम लोग, जिसमें सबसे पहला है हाइड्रोकार्बन और यहाँ पर है नॉन हाइड्रोकार्बन. अब हाइड्रोकार्बन यानी कि इसका नाम में से ही पता चलता है कि हाइड्रोजन और कार्बन का जो मिक्सचर करके हम लोग
बनाएंगे कंपाउंड, उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। और जिसके अंदर नॉन हाइड्रोकार्बन है उसके अंदर सिर्फ क्या कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन, बट अलग अलग तरीके से। ओके, चलो हो गया। So contains carbon and hydrogen only. It contains CHONPSF यानी कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारी चीजें जो होगी इसके अंदर प्रेजेंट होगी। इसके अलावा भी ओके, कार्बन के और हाइड्रोजन के अलावा इसके अंदर कुछ भी हो सकता है साथ साथ में। अब हाइड्रोकार्बन है वो भी दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, जिसमें सबसे पहला है अल्केन्स और अल्कीन्स। अब अल्केन्स जो होते हैं वो जनरली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जबकि अल्कीन्स जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये सारा पूरा डिस्कशन जो है वो आगे के टॉपिक्स में आने ही वाला है। अब बात करते हैं नॉन हाइड्रोकार्बन की। तो नॉन हाइड्रोकार्बन के अंदर तीन है। सबसे पहला है अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर। अब ये तीन नॉन हाइड्रोकार्बन है। इसकी रीजन क्या है कि इसके अंदर कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, शायद ऑक्सीजन भी होगा, शायद नाइट्रोजन भी होगा, पोटेशियम, सल्फर, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो इस तरह से जो चीजें बनती है, जो कंपाउंड्स फॉर्म्ड होते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्कोहल कहेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे, या तो ईस्टर कहेंगे। यानी कि हम जो रबर के बारे में बात करते हैं ना, वो कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरह से बनता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। अल्कोहल्स के बारे में स्टडी करेंगे, किस तरह से बनता है, क्या है उसका मेन। अब ये हमारा जो टेबल है वो हमको दिखाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में सिमिलैरिटीज क्या क्या है। तो सबसे पहली सिमिलैरिटीज जो है हमारे में दोनों के अंदर, वो क्या है कि भाई बोथ कंटेन्स द कार्बन एटम। एक ही सिमिलैरिटी है कि इसके अंदर कार्बन एटम्स जो है वो कॉमन है। अब डिफरेंसेस क्या क्या है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के अंदर, डिफरेंसेस क्या क्या है। तो एग्जाम्पल्स के डिफरेंस है कि भाई इसके अंदर प्रोटीन आएगा, फैट आएगा, सेल्यूलोज, नेचुरल रबर, पेट्रोलियम, ये सारे इसके एग्जाम्पल। जबकि इनऑर्गेनिक के कौन कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये इसके एग्जाम्पल है। ओरिजिन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्म्ड फ्रॉम द लिविंग थिंग था, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का फ्रॉम द मिनरल्स था। यानी कि वो बना कहाँ से, तो वो लिविंग थिंग में से बना, जबकि ये बना है मिनरल्स के अंदर से। ओके, तो इस तरह से इसका ओरिजिन यानी कि इसका जो बनना स्टार्ट हुआ है वो। Then effect of heat, so have the high boiling points in the inorganic compounds and have the low boiling points in the organic compound. Solubility dissolves in the organic solvents such as the ether, petrol, alcohol or chloroform. तो solubility क्या है, तो कि भाई ये जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यानी कि क्या क्या, तो मान लो ईथर है, पेट्रोलियम है, अल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म है, उसके अंदर ये अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डालूंगा, कार्बन से बने हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड को डालूंगा, तो वो इसके अंदर अच्छे से घुल मिल जाएंगे। जबकि डिजोल्व इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज द ईथर, वाटर, एसिड्स एंड अल्कलीज। तो ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं उसके अंदर जो घुलने मिलने वाले हैं वो कौन कौन से, वो है ईथर, वाटर, एसिड्स और अल्कलीज। तो ये होगी सॉल्युबिलिटी के बारे में बात। तो ये सारे डिफरेंसेस है। अब हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करने से पहले आपके टॉपिक में जो टॉपिक्स है, आपकी बुक के अंदर जो टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, वो दूसरी पीपीटी के अंदर है, हम खोल लेते हैं। चलो वो ओके, ये हो गया आपका बुक के अंदर का सिलेबस। तो इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है कि अकरेंस ऑफ कार्बन। तो ये मैंने स्टार्टिंग में ही बात की ना कि अकरेंस यानी कि हमारा जो कार्बन एटम है वो मिला कहाँ से। सो कार्बन इज फाउंड इन द एटमोस्फियर, इनसाइड द अर्थ क्रस्ट एंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम लोगों को कार्बन देखने को मिलता है, एटमोस्फियर के अंदर देखने को मिलता है। इनसाइड द अर्थ क्रस्ट दैट विल ऑल्सो फाउंड। ओके, carbon is present in fuels like wood, coal, charcoal, coke, petroleum, natural gas, biogas, Mars। तो ये सारी जगहों पर प्रेजेंट है। ऑल्सो इट इज प्रेजेंट इन दी फ्यूल्स लाइक दी वुड, कोल, चारकोल, कोक, पेट्रोलियम में सारी चीज़ों के अंदर जो है कार्बन वो हमारा प्रेजेंट है। तो इसके लिए सभी जगहों पर इसका इस्तेमाल जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। कार्बन इज प्रेजेंट इन कंपाउंड्स लाइक कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट एट्सेट्रा। और उससे बने हुए कंपाउंड अभी अभी बात की हम लोगों ने, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके अंदर हाइड्रोकार्बन का देखा, अल्कोहल का देखा, अल्कलीन का देखा,
फिर सारी जगहों में कार्बन तो है वो प्रेजेंट ही है. ओके, सो these are the occurrence that we have seen in the atmosphere or that we have seen in the earth crust or that we have seen in the living organisms. Okay, also it is found out in the free state as the diamond graphite fullerenes. ओके, तो ये जो फुलरेंस है वो वाला टॉपिक जो था वो आपके जीएससीबी वाले सिलेबस में आता था, पर अभी वो जो है टॉपिक निकल गया है. ओके, उसके बाद आप लोगों की बुक के अंदर का टॉपिक है कि बॉन्डिंग इन कार्बन एंड कोवैलेंट बॉन्ड. तो अब बॉन्डिंग किसके अंदर कैसे होती है, तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बन के एटॉमिक नंबर के बारे में. अगर कार्बन के एटॉमिक नंबर ये तो फिर एटॉमिक नंबर के बारे में आपको पता नहीं है, तो सबसे पहले वो बात कर लेते हैं. एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ, एटॉमिक नंबर यानी कि number of protons present in the atoms, number of protons present in the atom, or number of electrons present in the atom. ओके, सो एटॉमिक नंबर जनरली क्या होता है कि भाई इसके अंदर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है. तो कार्बन के अंदर कितने प्रोटॉन टोटली प्रेजेंट है, 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है. उसकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हम लोग करेंगे, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के अंदर हम लोगों को पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे, क्योंकि 2 है वो मैक्सिमम पहली ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. दूसरी ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे. पर इसके पास कितने बचे हैं, क्योंकि 6 है टोटल, तो पहली में अगर 2 चले जाएंगे, दूसरी में कितने बचेंगे, 4 बचेंगे. अब 4 जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी. अगर ये सारे टॉपिक के बारे में आपको पता करना है, जानना है, तो 9th स्टैंडर्ड का एटम्स और मॉलिक्यूल्स वाला या तो फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला चैप्टर आप लोग देख सकते हो. इसके अंदर सारी मैंने डीप में बात की है. ओके, पर फिर भी थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ. वैलेंसी यानी कि आखिरी ऑर्बिट के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसकी अगर बात करें तो वो क्या होंगे, हमारे वैलेंसी होंगे. ओके, तो यहाँ बात वही हो रही है. इट्स इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इज 2 and 4. इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ओके, इट कैन अटेन स्टेबिलिटी बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स और लॉसिंग द 4 इलेक्ट्रॉन. अगर इसको स्टेबिलिटी चाहिए तो या तो इसको ये 4 इलेक्ट्रॉन गवा देने पड़ेंगे, या तो फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लेने पड़ेंगे, तब जाके इसकी 8 ऑर्बिट या तो फिर 2 ऑर्बिट वाली स्टेबिलिटी जो है इसको मिलेगी. तब तक ये जो है अनस्टेबल है. कार्बन वाला जो एटम है वो अनस्टेबल है, तो वो अपनी स्टेबिलिटी गेन करेगा. वो किस तरह से गेन करेगा, इट डज नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट इज डिफिकल्ट फॉर द 6 प्रोटॉन्स एंड होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन. तो वो जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं कर सकता. क्यों, क्योंकि अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा, मान लो, तो क्या हो जाएगा, अनबैलेंसिंग हो जाएगा. क्योंकि प्रोटॉन्स इसके अंदर कितने होंगे, 6 होंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे. तो इसका एटॉमिक नंबर भी चेंज हो जाएगा और सारी चीजों के अंदर जो है वो अनबैलेंसिंग क्रिएट होगा. तो इस वजह से कार्बन जो है वो अनस्टेबल रहेगा. तो इससे अच्छा है वो क्या करेगा कि इट डज नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इट नीड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन. तो ये तो भाई बात हो गई कि 4 इलेक्ट्रॉन्स ना ये गवा सकता है ना ये अपने आप हासिल कर सकता है. तो इसको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिसकी वजह से वो क्या कर सके कि स्टेबिलिटी अपनी क्रिएट कर सके. तो वो क्या करेगा, सो इट शेयर्स द 4 इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम टू अटेन द स्टेबिलिटी. वो क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करेगा. शेयर करेगा तभी जाके दूसरा इलेक्ट्रॉन या तो फिर दूसरा एटम्स जो होंगे वो इसके साथ स्टेबिलिटी क्रिएट कर लेगा. ये वैसी ही बात हो गई जैसे मान लो कि आपके पास पेंसिल है और आपके फ्रेंड के पास रबर है. तो आप दोनों को अगर कुछ ड्राइंग ड्रॉ करना है तो आप दोनों अच्छे से घुल मिल कर ड्राइंग ड्रॉ करोगे ना. थोड़ी देर आप उसको पेंसिल दोगे, थोड़ी देर आप उसका इरेजर यूज करोगे. तो इस तरह से आपकी बॉन्डिंग जो होगी वो कैसी होगी, अच्छी होगी. ओके, तो इसी तरह से अगर कार्बन जो है वो अपनी स्टेबिलिटी हासिल करना चाहेगा तो वो क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देगा. शेयर कर देगा मतलब कि अभी तुझे, तेरे को जरूरत हो तभी तू उसका इस्तेमाल कर, मेरे को जरूरत होगी तभी मैं इसका इस्तेमाल करूंगा. ओके, सिंस कार्बन, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस तरह से शेयर करता है, वो करता है किसी भी एटम के साथ जोड़ने से कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है. देन इट क्रिएट्स द स्टेबिलिटी एज द रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो जनरली क्या होता है कि भाई कोवैलेंट बॉन्ड्स वो क्रिएट करता है. कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि शेयरिंग करने से जो बॉन्ड बनाते हैं वो. ओके, तो वो बॉन्ड अगर वो बनाता है किसी भी क्या कहते हैं एलिमेंट के साथ, तो वो स्टेबिलिटी जो है वो अच्छे से हासिल कर सकता है.
carbon needs the 4 electron to attain the stability. Its valence is the 4 and it is tetravalent. tetravalent बोला जाता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको सिखा के रखा है कि 1 हो तो मोनो कहा जाता है, 2 हो तो डाई कहा जाता है, 3 हो तो ट्राई कहा जाता है, 4 हो तो टेट्रा कहा जाता है। उसके बाद पेंटा हेक्सा, आप जो भी बोलना चाहो वो लिख सकते हो। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है इसकी वजह से इसको टेट्रावेलेंट एटम भी कहा जा सकता है। ओके, अब वो कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन किस तरह से करता है, कार्बन भाई जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड को किस तरह से क्रिएट करते हैं जनरली। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। ओके, तो जनरली इसके अंदर एक एग्जांपल दिया गया है पहले तो कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो केमिकल बॉन्ड है शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स। दो अगर एटम्स के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाएगा। ओके, इसके अंदर जो एग्जांपल दिया गया हमको वो दिया गया है हाइड्रोजन भाई साहब का। अब हाइड्रोजन भाई साहब जो है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है। ओके, अब एटॉमिक नंबर 1 है मतलब प्रोटॉन कितने होंगे, 1, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 1। तो हम लोगों को तो अभी ये सीखने को मिला कि सर पहली ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मैक्सिमम या फिर मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए, तभी वो स्टेबिलिटी अटेंड करेगा। तो अभी हाइड्रोजन के पास तो एक ही है, तो वो क्या करेगा, एक दूसरा हाइड्रोजन एटम जो होगा उसका एक इलेक्ट्रॉन होगा, उसके साथ वो क्या कर लेगा, पार्टनरशिप कर लेगा। अब मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो तुम दोनों मिलाकर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगी और दोनों की ऑर्बिट्स का काम खत्म हो जाएगा। इसका भी हो गया काम और इसका भी हो गया, क्योंकि अब ये भी बोल सकता है कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है और ये भी बोल सकता है कि मेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से जो है वो कोवैलेंसी क्रिएट हुई, यानी कि दोनों ने आपस में मिलजुल कर सोच समझ कर ये जो है वो पूरी की पूरी स्टेबिलिटी जो है वो हासिल की। ओके, सो यहाँ पर वैसा ही एग्जांपल है कि इसकी ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है और दोनों ने मिलकर H2 क्रिएट कर दिया। अब H2 जो है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और वो जो है वो स्टेबल मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का। ओके, समझ में आ गया बुरा बुरा? अगर कोई भी डाउट है ना तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछा करिए। अब डबल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जनरली क्या होता है, अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो इसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, जबकि डबल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर वैलेंसी में 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो बचेंगे वो दो दो इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप जो है वो करना पड़ेगा। ओके, तो दो दो इलेक्ट्रॉन्स का जो पार्टनरशिप होता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की वजह से, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि डबल यानी कि 2 और कोवेलेंट यानी कि इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप सोच समझ कर मिलने का। ओके, द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, so it contains the first orbit in the 2 electrons and second orbit as the 6 electron। तो अब इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, या तो 2 इलेक्ट्रॉन उसको हासिल करने पड़ेंगे। तो वो क्या करेगा, दूसरा एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेगा या तो फिर एटम लेगा और उसके अंदर जो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें से वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ पार्टनरशिप कर लेगा। ओके, तो ये इलेक्ट ऑक्सीजन होगा उसके भी टोटल तो 6 ही होंगे ना, तो इसका भी दो मिलकर वो कितना कर लेगा, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट कर लेगा। यहाँ पर देखो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर समझा रहा हूँ, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है। ओके, ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, देखो यहाँ पर भी 6 है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि दो दो इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, पार्टनरशिप हो गई दोनों की भाई, ये दो और ये दो की पार्टनरशिप कर ली। तो अभी ये ऑक्सीजन भी बोल सकता है कि मेरे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, और ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी क्या बोल सकते हैं कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और दोनों मिलकर क्या कह सकते हैं कि हम ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स है। ओके, अब फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, तो जिस तरह से हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स की पार्टनरशिप करवाई उसी तरह से मैं अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स की पार्टनरशिप करवाऊं तो वो क्या हो जाएगा मेरा, दैट विल बी कॉल्ड एज द ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, एटॉमिक नंबर जो है नाइट्रोजन का 7 है जनरली, इसकी वैलेंसी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स में से वो तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर लेगा, पार्टनरशिप कर लेगा, तब जाकर वो स्टेबिलिटी हासिल कर लेगा। ओके, बहुत ही इजी है ये सारे के सारे जो मैंने आपको बताया फॉर्मेशंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फिगर्स के अंदर 2 हाइड्रोजन्स के एटम किस तरह से जुड़ते हैं।
यहाँ पर देखो बहुत ही बढ़िया फिगर दी गई है यहाँ पर। ओके, ये H2 है, यहाँ पर फ्लोरीन के दो है। ओके, यहाँ पर CO2 है भाई, ये जो है वो CO2 है। ऑक्सीजन ने यहाँ पर भी पार्टनरशिप की, यहाँ पर भी पार्टनरशिप और कार्बन के साथ साथ पार्टनरशिप की। देख लो CO2 का फॉर्मेशन जो होता है ना वो इस तरह से होता है। ओके, पूरा का पूरा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 6 है और कार्बन के पास 4 है, तो वो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, और वो भी डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो डबल है, यहाँ पर भी देखो डबल है। सो इट क्रिएट्स द डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और यहाँ पर देखो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, ये ट्रिपल का है एग्जांपल। ये भी जो है डबल का है, ये सिंगल का है, ये भी सिंगल का है। ओके, इलेक्ट्रॉन्स डॉट स्ट्रक्चर। अब इलेक्ट्रॉन्स डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है जनरली, कि भाई जिसमें भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस तरह से जुड़े हुए होते हैं। ओके, उसके बारे में बात करनी होती है। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, एक सेकेंड ये पीछे चला गया, वो क्या है कि भाई जनरली इसके अंदर क्या होता है कि मान लो कि मेरे को कार्बन के, मेरे को पता है कि कार्बन की लास्ट ऑर्बिट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन की लास्ट ऑर्बिट के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं क्या करूँगा, कार्बन का एक जो चारों इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ओके, 4 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उसको क्या करूँगा, हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लूँगा, मैं पार्टनरशिप करवा लूँगा। ओके, इस तरह से। ओके, तो इस तरह से जो होगा वो क्या होगा, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन के एक एक एटम ने क्या किया, पार्टनरशिप कर ली, और इसका भी काम हो गया, कार्बन का भी काम हो गया, क्योंकि कार्बन के पास भी टोटल ऑर्बिट में हो गए 8, हाइड्रोजन के पास टोटल यहाँ पर भी 2 हो गए, यहाँ पर भी 2 हो गए, यहाँ पर भी 2 हो गए, यहाँ पर भी 2 हो गए। सो इसका जो सारी की सारी जो कंस्ट्रक्शन है वो खत्म हो गया पूरा। इस तरह से CH4 क्रिएट होता है। अब CH4 होता क्या है, वो होता है मीथेन। ओके, ये याद रखना है आप लोगों को, CH4 यानी कि क्या होता है, मीथेन क्रिएट होता है। अब आपको पता होगा कि ये जो मीथेन गैस है वो प्रोड्यूस कहाँ से होता था, तो याद करो भाई वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी वाला चैप्टर, सोर्सेज ऑफ एनर्जी वाले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि भाई जो क्या कहते हैं, बायोगैस प्लांट के अंदर हम लोग जो गैस प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम द बायोमास, इट इज का वो कौन सा गैस प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, इट इज वी क्रिएटेड द मीथेन गैस। ओके, ओके, इसी तरह से मीथेन के जैसे ही सेम टू सेम इथेन मॉलिक्यूल भी क्रिएट होता है। इथेन मॉलिक्यूल्स में कार्बन के 2 एटम्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन के 6 एटम के साथ कनेक्टेड होते हैं, कुछ इस तरह से। यहाँ पर अगर आप लोगों को क्लियरली नहीं दिख रहा तो यहाँ पर मैं कार्बन को ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर भी कार्बन है, तो कार्बन के 4 और यहाँ पर भी कार्बन के 4, और दोनों ने मिलाकर C2 क्रिएट कर दिया, और सभी के साथ साथ हाइड्रोजन भाई एक 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 जुड़ गए, तो सारी हाइड्रोजन की एटम की कंस्ट्रक्शन भी खत्म हो गई। ओके, तो इस तरह से मीथेन और इथेन के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब उस तरह से कार्बन के लार्ज कंपाउंड्स भी हम लोग फॉर्म्ड कर सकते हैं, जिस तरह से हमने मीथेन और इथेन को क्रिएट किया उसी तरह से हम लोग वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कैन बी कनेक्टेड फ्रॉम इन द chain, and then we created some another compounds like that. So we are creating these types of compound, these are called as the divided into the long chain, branched chain or closed rings. ओके, इस तरह से हम लोग कनेक्ट करेंगे तो हम कार्बन के एटम में से कोई चीज बना सकते हैं। अब इस तरह से कार्बन को बॉन्डिंग करेंगे हम लोग, उस कार्बन की बॉन्डिंग की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे, जिस तरह से ये चेन में अगर ये कार्बन के सारे एटम्स जुड़ जाते हैं, इस प्रॉपर्टी का नाम है भाई कैटेनेशन। कैटेनेशन यानी कि कार्बन की इस तरह से जुड़ने वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि कार्बन का तो काम ही है ना एक दूसरे के साथ जुड़ना, क्योंकि एक कार्बन लेंगे तो 4 है, दूसरा कार्बन लेंगे तो 4, तो दोनों मिलकर उसके 8 बना देंगे। तो इस तरह से वो कभी जो है वो अनस्टेबल नहीं होंगे, वो स्टेबिलिटी क्रिएट करते जाएंगे, और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं। इसकी वजह से उसको फिर अलग करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कुछ नाम देना पड़ेगा ना, और वही नाम मैंने दिया है कैटेनेशन।
So these are the generally divided into the three types of categories to create some kind of chain for the carbon. First chain will be called as the long chain, second will be called as the branched chain, and third will be called as the closed ring chain. Okay. अब हाइड्रोकार्बन सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करते हैं और तब हमारा टॉपिक खत्म होगा आज का। सबसे पहला है हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, तो जनरली हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स को हम लोग कहेंगे हाइड्रोकार्बन। उसके एग्जांपल्स ऑलरेडी हम लोग देख सकते हैं, मीथेन और इथेन हमने पिछले देखा था। CH4 है वो मॉलिक्यूलर इक्वेशन है, C2H6 जो है वो मॉलिक्यूलर इक्वेशन है फॉर द मीथेन एंड इथेन। अब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में करते हैं बात। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमको ये बताता है कि जब भी कोई एटम्स जो है वो सिंगल या फिर डबल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ते हैं, ओके सॉरी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ते हैं, ओके सिंगल कोवेलेंट यानी कि सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन की ही पार्टनरशिप करनी है, ओके इससे ज्यादा नहीं। एक एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करने की वजह से जो भी जुड़ जाते हैं उस तरह के हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। तो इसका ऑपोजिट ऑब्वियसली क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, जिसके अंदर हम सिंपली क्या बात कर सकते हैं कि भाई वो डबल या फिर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से जो जुड़े होंगे। यहाँ पर देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि जो डबल कोवेलेंट बॉन्ड या तो फिर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से जो जुड़ते हैं उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कह सकते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के एग्जांपल्स जो है वो सारे के सारे अल्केन्स है। अल्केन्स के अंदर हम लोग मीथेन और इथेन को एग्जांपल्स के फॉर्म में ले सकते हैं। इसके अंदर जो एग्जांपल्स है उसके अंदर हम दो एग्जांपल्स ले सकते हैं, जिसके अंदर एक है अल्कीन्स और दूसरा है अल्काइंस। ओके, अब अल्कीन्स के अंदर हम लोग अंदर ले सकते हैं इथिन को, प्रोपेन को और इसके अंदर इथाइन को और प्रोपाइन को। ओके, क्योंकि इसके नाम में ही देखो इन ENE लिखा हुआ है, इस वजह से यहाँ पर क्या आएगा, ENE आएगा। इसके अंदर क्या लिखा है, YNE लिखा है, तो इसके अंदर भी क्या आएगा, YNE दोनों के अंदर। तो इसको नाम दिया जाता है मीथेन, इथेन नहीं बोला जाता, इसको बोलते हैं इथीन और प्रोपीन। इसी तरह से अल्काइंस के अंदर बोलते हैं इथाइन और प्रोपाइन। ओके, जैसे हम अल्काइन बोलते हैं ना, उसी तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन भी होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है दैट इज वाई इट इज कम एंड विद द ENE एंड दैट इज वाई नेम्स एंड विद द YNE। ओके, तो बहुत ही इजी टॉपिक है कि कार्बन जो है अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से किसी के साथ भी जुड़ता है तो क्या बनाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाता है, क्योंकि दोनों दो दो एटम की तो बात है, हाइड्रोजन और कार्बन की। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल कोवेलेंट से बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, जबकि डबल और ट्रिपल कोवेलेंट से जुड़े हुए हाइड्रोकार्बन को कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग बात करेंगे आइसोमरिज्म के बारे में। आइसोमरिज्म क्या है और उसके बारे में बात करेंगे। देन वी हैव टू स्टडी अबाउट द वल्केनाइज्ड रबर, सारे अल्केन्स, अल्काइंस। फिर हम लोग एक जो टेबल देखने वाला है वो टेबल भी देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मे भी तो ये चैप्टर जो है वो खत्म होने वाला है। ओके, बहुत ही इजी टॉपिक है, इजी चैप्टर है, पूरा का पूरा आप कवर कर सकते हो। ओके, so that's it for today. Thank you very much for reading this lecture. If you had any kind of doubt, you can ask me on the comment section, or you can ask me on the WhatsApp, or you can ask me on the Instagram also. Till then, bye bye everyone and take care of yourself.